नमस्कार, मेरा नाम पूजा पुनेठा है और समर्पण के इस कार्यक्रम में फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो सबके साथ मिलजुल के रहता है। लेकिन जीवन की आपाधापी में, आधुनिक जीवन में कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी मेरा लक्ष्य, मेरी ज़िंदगी, मेरा उद्देश्य, मेरा जीवन और कहीं न कहीं इस सारी उधेड़-बुन में हम दूसरों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। और जो लोग इससे परे होकर, इससे अलग हटकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, वही इंसान दुनिया में अच्छे माने जाते हैं, एक अच्छा इंसान माने जाते हैं। एक गाना भी है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। तो जो लोग ज़माने के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अ, वो लोग वो मोहब्बत से भरे हुए लोग होते हैं, वो दुनिया में प्रेम बाँटने के लिए होते हैं। और आज एक ऐसे ही युवा से मैं आप सबकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, जो छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास बेसिक सुविधाएँ भी मुहैया नहीं हैं और वो उनकी आरंभिक शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज हम मुलाकात कराते हैं श्वेत प्रकाश श्रीवास्तव से। श्वेत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, श्वेत एक सोशल वर्कर हैं, एक एनजीओ है हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड, जो उन्होंने बनाया है बच्चों की मदद करने के लिए। इसके अलावा वो एक पैशनेट टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इंजीनियर हैं। मतलब 2 अलग बातें लगती हैं, इंजीनियर हैं और टीचर के प्रोफ़ेशन में आ गए हैं, इस बारे में हम थोड़ा उनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी श्वेत से पूछते हैं। श्वेत, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आप इंजीनियरिंग के दौरान कहीं जा रहे थे और मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ आपने देखा कि कुछ बच्चे अपने मम्मी-पापा के साथ हैं, अपने माता-पिता के साथ हैं। वो वहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बहुत ही खराब हालतों में हैं और शायद कभी-कभी अपने पेरेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं। तो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए आप अचानक से इस राह पे कैसे मुड़ गए? कैसे आपको वहाँ से प्रेरणा मिली कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? जी मैम, एक्चुअली जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था और वहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ मेरे कॉलेज के पास में ही क्रॉसिंग रिपब्लिक है और नोएडा जो एक्सटेंशन बन रहा है, तो जी। वहाँ पे काफ़ी वर्कर्स रहते थे और उनके सारी चीज़ें मतलब काम-वाम करते थे, बट पढ़ाई का उनका कोई ऐसा कोई अ, व्यवस्था नहीं था। तभी मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने उनसे बात की। हालाँकि पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा-सा रिलक्टेंट होते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि उनके पास खुद ही टाइम नहीं होता है, वो पूरे दिन अपने जो भी मज़दूरी है उसमें लगे रहते हैं। तो वहाँ से मैंने थोड़ी-सी शुरुआत की, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो वहाँ से लगा कि हाँ, कुछ कर सकते हैं, बट शुरुआत में चीज़ें आसान नहीं थी, क्योंकि पहला ही सवाल ये आता था कि अभी तो पढ़ाई की उम्र है, तुम सेकंड ईयर कॉलेज में हो, पढ़ने आए हो और जी। पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग का अपना ही प्रेशर होता है, तो थोड़ा-सा शुरुआत में साथ नहीं मिला। लेकिन हाँ, फिर फ्रेंड्स जब देखा कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ और इसको किया जा सकता है, तो जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ आए और वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की बच्चों को पढ़ाना। तो 2-4 बच्चों से ही हमने शुरुआत की थी पढ़ाना और फिर पेरेंट्स को कन्विंस किया धीरे-धीरे करके। जब वो देखते थे कि हाँ, किसी और के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉपियाँ मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, तो वो एक अट्रैक्शन रहता था उनके पास। हम शुरू में जाते थे तो टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स बाँटते थे ताकि बच्चे आएँ, उनको वहाँ तक लाना सबसे बड़ा चैलेंज था। और वहाँ से जब फ्रेंड्स वग़ैरह जुड़े और हमने काम किया, करना शुरू किया, तो फिर कॉलेज के जूनियर्स भी जुड़े। उनको लगा कि हमारे सीनियर्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उनमें हमें साथ देना चाहिए। तो वहाँ से जूनियर्स जुड़े तो थोड़ी-सी धीरे-धीरे जर्नी थोड़ी आसान हुई और मुझे खुशी है कि शायद मैं इस 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 काम में लग गया और सब कुछ कोइंसिडेंटली ही हुआ। हमें भी बहुत खुशी है कि आप बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार आपको पढ़ते रहना पड़ता है और आपने कहा कि आप खुद से बच्चों के लिए कॉपी, किताबें, टॉफ़ीज़ ले जाते थे ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ हाँ। उनका रुझान बढ़े। तो
एक और पढ़ाई के लिए एक पॉकेट मनी होती है, एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है कि भैया ये आपको पेरेंट्स ने हुँ। दे दिया और इसी में सारे खर्चे-वर्चे करने हैं और अपने खर्चे के साथ-साथ ये खर्चा उठाना, बच्चों के लिए किताबें, सारी मोए चीज़ें जुटाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा? जी हाँ मैम, शुरू में तो हमारे लिए जो भी हमारे पैसे की ज़रूरत होती थी, चाहे किताब लेना हो, तो दोस्तों से हुँ, ही हम हेल्प लेके खुद से जुटा के ये करते थे। और जहाँ हम पढ़ाने जाते थे, वो जगह भी हमारे कॉलेज से थोड़ी दूर है, तो वहाँ से आना-जाना भी ₹20 लगाना, ₹10 जाने का, ₹10 लगाने का और हुँ, वॉलंटियर्स को बिल्कुल। कहना, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। बट ये है कि जो भी लोग जुड़े, वो एक पैशनेटली जुड़े और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पैसे तो वैसे भी बहुत जगह खर्च करते हैं, तो इस काम में अगर खर्च कर रहे हैं, तो हमें एक सैटिस्फैक्शन मिल रही है। फिर धीरे-धीरे कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स वगैरह को जब पता चला, तो उन लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया और हम लोग छोटा-मोटा ऐसे ही फंड रेज़ भी करते थे कॉलेज में, जो भी फॉर प्रोफ़ेसर्स हैं, जिनसे हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट होता था, उनसे करते थे और उनका सपोर्ट रहा। फिर हमने जो पहली जब ख बच्चे ज़्यादा हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, तो हमने कॉलेज में जो रद्दियाँ बिक जो हम लोग हर साल कॉलेज में फेंक देते थे, नोटबुक्स जी। वगैरह। तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉपी-किताब भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो रद्दियों को हमने इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये 2013 में हमने रद्दियाँ इकट्ठा करना शुरू किया। हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत साथ दिया हमारा। तो वो रद्दियों से हमने पहली शुरुआत की। और वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते थे, वो फिर हम इस काम में लगाते रहे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे बहुत कम रिसोर्सेज़ में भी काम किया जा सकता है और फ़ॉर्च्युनेटली मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे तब भी कुछ लोग कहते थे कि जब हम जॉब करने लगेंगे, तो हम करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरा हुँ, हुँ। पर्सनल ओपिनियन ये रहा कि काम अगर करना है और अगर अच्छा काम है, तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं से इंतज़ाम हो जाती है। तो फ़ॉर्च्युनेटली ऐसी कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं रही हमारे पास। जो भी ज़रूरत पड़ती थी हमारे पास इंतज़ाम कहीं न कहीं से हो जाता था। तो इस तरह से जर्नी चली है। हाँ, श्वेत जैसे कि कहते हैं ना जब किसी चीज़ की तरफ जुनून हो तो सारी येस, दुनिया उस चीज़ को का जुटाने के येस, लिए आपकी येस। मदद करने में लग जाती है। बिल्कुल कुछ आपने कुछ ऐसा सही ही हुआ। एग्ज़ाम्पल दिया। हुँ, कुछ लोगों ने मज़ाक भी बनाया, ज़रूर कहते होंगे अरे भाई पढ़ाई-वढ़ाई कर लो, ये बिल्कुल। किस काम में लग गए हो? क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं हुँ, न कहीं थोड़ा कहते होंगे अरे पढ़ लो बच्चा, हुँ, ये सब काम बाद में कर लेना। हुँ, जब जेब में पैसे आ जाएँ, इंजीनियर बन जाओ, कोई नौकरी-वोकरी लग जाए, तो इसको बाद में भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग श्वेत सोशल वर्क को पार्ट टाइम की तरह देखते हैं। यानी कि येस मैम, ज़रूरी तो समझते हैं लेकिन उतना ही ज़रूरी जितना किया जा सके। लेकिन आपने इससे किया जा बढ़कर आगे सकता है। किया, आपके साथियों ने आपकी इसमें मदद की, आपने एक एनजीओ की स्थापना की। अभी हाल-फिलहाल इस एनजीओ का क्या रोल है? मतलब अभी किस ज़ोरों-शोरों से ये काम कर रहा है? मैम, अ, ये तो एनजीओ हमने 2012 में शुरुआत की थी और इसको हुँ, रजिस्टर हुँ। कराया हमने 2013 में, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एनजीओ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी कि एनजीओ क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है, क्या करते हैं, क्या कॉम्प्लायंसेस होते हैं। और मुझे ही नहीं, मेरे साथ के सभी साथियों को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। बट ग्रेजुअली जैसे-जैसे लोग जुड़ते गए, उन्होंने कहा कि इसे रजिस्टर कराना चाहिए और काम अच्छा है तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम कॉलेज से जब निकल जाओगे, तो भी ये चलना चाहिए। तो वहाँ से हमने फिर रजिस्टर कराना इसको शुरू किया। 2013 में हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई है, 1 साल काम करने के बाद। और फिर उसके बाद हमने जो हमारा प्राइम मोटिव रहता था कि जो बच्चे हैं स्लम्स में, उनको हम पढ़ाएँ। वहाँ से जो बच्चे अच्छे निकलते थे, जिनमें लगता था कि हाँ, इनमें पोटेंशियल है और इनको हम आगे पढ़ा सकते हैं, तो उन बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराते थे। वो भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे स्कूल्स हुँ, रिलक्टेंस शो करते थे कि नहीं, वो नहीं इन बच्चों को स्कूल में ले सकते। हुँ, तो वो भी एक चैलेंज रहता था, लेकिन हाँ, हमने कुछ पेरेंट्स से, कुछ टीचर से बात करके अपने फैकल्टीज़ को ले जाते थे। कहीं से हमारे कॉलेज के किसी फैकल्टी का कोई कनेक्शन हो किसी स्कूल में, तो वहाँ से चीज़ों को हमने किया। तो गाज़ियाबाद के काफ़ी स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते थे और उसके बाद
कॉलेज के वॉलंटियर्स को ही हमने हमेशा रखा, टारगेट किया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक अलग सी एनर्जी होती है और वो आते हैं कॉलेज तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी भी होती है। उसमें अगर वो सोशल वर्क करते हैं तो वहाँ से उनको बहुत सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और एट द एंड ऑफ द डे हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़ के हमने काफ़ी कॉलेजेस के साथ हमने अपना एक वॉलंटियरशिप प्रोग्राम रन करते थे, उसके थ्रू हम थे। अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ी-सी कनेक्टिविटी कम हो गई थी क्योंकि कॉलेजेस सारे बंद हो गए थे, तो वो कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। फिर से हम दोबारा से इन सब सारी चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहे हैं और होपफुली कि थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी। तो अभी क्या है कि हम उसी में लगे हुए हैं और होपफुली फिर 2, 4, 5 महीने में फिर से हम वो सारे जो प्रोग्राम्स अपने करते थे जिसमें बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराते थे, वो सारी चीज़ें रीस्टार्ट करें। कुछ बच्चे तो हमारे जैसे 10th पास किया उन्होंने अच्छे मार्क्स से और एक बच्ची जो डीयू में अभी पढ़ रही है, तो वो 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं कि हाँ, ये काम आगे किया जा सकता है और करना चाहिए। आपने बताया कि एक बच्ची जो जिसकी एजुकेशन का ज़िम्मा आपने लिया था, अभी वो डीयू में पढ़ रही है। यस मैम। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी ज़िंदगी में आपने मतलब वो हाँ, बदलाव लाया है, जिस बारे में ना वो खुद कभी सोच सकते थे और उनके माता-पिता ने तो ख़ैर कभी सोचा ही नहीं होगा। वो सब एक सोचा नहीं है। सपने जैसा रहा होगा। कितने खूबसूरत बिल्कुल सपने मैम। देखते हैं वो छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं बचपन में और वो जब पूरे हो रहे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसमें आपका बहुत बड़ा बिल्कुल मैम। सहयोग। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए भी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वॉलंटियर्स हमारे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए हुँ, यही मोटिवेशन होता है कि हाँ, वो जो करते हैं उससे कुछ ना कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है बहुत कॉन्क्रीट रिज़ल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हमने सिचुएशन देखा है कि बच्चे को हुँ, हमने हुँ। 6-7 तक पढ़ाया और फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं अब नहीं पढ़ा सकते, इसको कहीं काम करना पड़ेगा। तो ये भी चैलेंजेस आते हैं। बट कहीं न कहीं ये रहता है कि समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। तो उनमें एक यस। एस्पिरेशन जगी है और हम हुँ, जैसे हुँ। बच्चे नॉर्मल होते हैं, हम बचपन में हमसे पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? वैसी ही कुछ एस्पिरेशन उनकी भी होती हैं, बट वो कहीं न कहीं दब जाती हैं। तो मैंने अपने इस इन सालों में ये फ़ील किया कि चाहे कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उसके पास एक ड्रीम ज़रूर होता है। वो भी देखता है टीवी में, सीरियल में कहीं न कहीं, तो उसे भी आर्मी ऑफ़िसर बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना ज़रूर रहता है। हाँ, वो उसके ज़िंदगी के जो चैलेंजेज़ होते हैं, उसमें कहीं वो ख़त्म हो जाता है। बट हाँ, छोटी-सी चिंगारी जगा के हम कहीं न कहीं कोशिश करें, तो अगर 2, 4, 5 बच्चे भी हम उनके एस्पिरेशंस को जगा देते हैं और वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो ये हमारे लिए एक फॉर्च्यूनेट सी चीज़ है कि हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं। श्वेत, आप 2012 से इस काम में लगे हुए हैं, यस मैम। बच्चों को शिक्षा दिलाने के काम में और 5000 बच्चों को तक आप आरंभिक शिक्षा से जोड़ चुके हैं, उन तक शिक्षा पहुँचा चुके हैं। ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो उतना आसान नहीं है। क्योंकि इस काम के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक जुनून की ज़रूरत होती है और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अ, मुश्किलों के बारे में आप बात कर ही रहे हैं कि उन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जो एक जज़्बा है आपका, वो आपको वहाँ पर हमेशा मोटिवेट करता रहता है, बच्चों के साथ जोड़ता रहता है। लेकिन इस तरीके की कभी-कभी कुछ घटनाएँ होती हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चा 5th क्लास तक, 3rd क्लास तक पढ़ा और पेरेंट्स चूँकि माइग्रेंट हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चले जाते अ, इच्छा तो रहती होगी कभी उन बच्चों की कोई खबर मिले कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या फिर मजबूरी या ज़िंदगी के हालात ने उन्हें फिर से बाल श्रम या मज़दूरी की तरफ जोड़ दिया है। हैं। बिल्कुल मैम और सबसे बड़ी बात है कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनका हुँ, जो हुँ। अटैचमेंट रहता है उन बच्चों को लेकर, वो कॉलेज से निकल जाते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी डिफरेंट सिटीज़ में हैं, हुँ, तो हुँ। वो कहते भी हैं कि एचयूएससी हम छोड़ देते हैं बट वो एचयूएससी खत्म नहीं होता है। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में, कहीं न कहीं छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनके पास एक रीज़न रहता है कि कॉलेज आने के साथ-साथ उनके पास दूसरा एक रीज़न रहता है कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था, उनसे मिल सकें।
तो वो एक कड़ी है जो हम बिल्डअप कर पाए हैं, और इसकी मुझे सबसे खुशी रहती है कि जहाँ हम कॉलेज में जाते हैं कभी, तो सोचते हैं अपने पुराने कॉलेज में जो बिल्डिंग्स में थे, जहाँ क्लासरूम किया, जिन पार्क्स में हम बैठे, जहाँ खेले, एन्जॉय किया, दोस्तों के साथ मस्ती की। उसके साथ-साथ उनके जीवन में एक और जगह है, जहाँ वो जाना पसंद करते हैं, जहाँ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिनको उन्होंने कुछ न कुछ एस्पिरेशन दिया। और उनमें से अगर कोई बच्चा अभी भी पढ़ रहा होता है और उन्हें मिलता है, तो उनकी खुशी एक अलग ही होती है। तो वो जब हमारे जो नए वॉलंटियर्स देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है, और ऑफ़ कोर्स हम सबके लिए रहता है कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे एक नई कनेक्टिविटी, एक नई कड़ी हम जोड़ पाएँ यूथ के साथ। तो अपने साथ जो वॉलंटियर्स हैं, सब कॉलेज स्टूडेंट्स ही होते हैं, और उनके लिए एक नई नई चीज़ आती है उनके लाइफ में। बहुत बार मुझे ऐसे वॉलंटियर्स मिले हैं जिन्होंने कहा है, सर हमने कभी तो स्लम देखा ही नहीं था, क्योंकि वो हुँ। ऐसे शहर से आए जहाँ उनको कभी ऐसी एक्सपोज़र मिला नहीं, और जब वो जाते हैं तो उनके लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि हमने स्लम ही नहीं देखा था, हमें तो पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी है। या गवर्नमेंट स्कूल में कभी हम विज़िट करते हैं तो उन्हें पता नहीं कि हाँ, क्या चैलेंजेस होती हैं। तो अगर वो 10 दिन के लिए भी जुड़ते हैं, साल भर 6 महीने के लिए भी जुड़ते हैं, कहीं न कहीं उनमें वो एक इंस्टिंक्ट रहता है जो आगे चल के कभी उनसे ये काम दोबारा कराएगा। तो ये एक मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि एक थॉट प्रोसेस में चेंज आती है, और जिसकी ज़रूरत है अ, हम सबके लिए। बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आज के युवाओं या आज की जनरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ़ इंटरनेट और मोबाइल, लैपटॉप, यस। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक हुँ, इन सब चीज़ों के साथ ये जोड़ मैं देते हैं। लेकिन लेकिन आपने जिस चीज़ की शुरुआत की है, आपने युवाओं को बच्चों की एजुकेशन के साथ जोड़ा है। और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा मतलब एक वरदान जैसा है उन बच्चों के लिए। अम, आप कह रहे हैं कि कभी कुछ गेट टुगेदर होता है, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, जो भी जितने भी आपके एनजीओज़ के हैं और जो बच्चे हैं इधर-उधर और मिलके सब मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा कोई गेट टुगेदर करते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं, और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो हुँ, हम हुँ। बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। 15th अगस्त हो, 26 जनवरी, अभी तो मैं अगरतला में हूँ, तो इस हुँ, बार मैं जॉइन नहीं कर पाया। और हर साल जो भी क्रिसमस डे हुआ, दिवाली, होली, ईद, ये सारे फेस्टिवल्स हम बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट मेरा बर्थडे हुआ या किसी वॉलंटियर का बर्थडे हुआ, तो हमारे लिए एक वो जगह ऐसी है जहाँ हम जाके अपना-सा फ़ील करते हैं और सबसे आउट ऑफ द वर्ल्ड फ़ील करते हैं। तो जो भी हमारा ओकेज़न होता है, हम वहीं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। अ, गेट टुगेदर्स होते रहते हैं, जब भी पुराने हमारे वॉलंटियर्स आते हैं, वो भी गेट टुगेदर करते हैं, उनसे मिलते हैं, और बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब हमारे लिए वो एक अलग फैमिली की तरह है, जहाँ हम कभी भी, कहीं भी जा सकते हैं और अपना-सा फ़ील करते हैं। बच्चों के साथ एक अलग-सी कनेक्टिविटी रहती है। जी, ये एक बहुत बड़ा परिवार है जो मिलकर मज़े-मस्ती करता है। अ, आपने श्वेत बताया कि अभी आप अगरतला में हैं। जी, मैम। अगरतला में आप कितने सालों से हैं श्वेत? मैं लगभग 1 साल से हूँ यहाँ पे, और अच्छा, यहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ। जी, तो अभी मैं एज़ अ केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश बायजूस में एज़ अ टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो जी। लास्ट लॉकडाउन के बाद से मैं यहाँ पे हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए मुझे। श्वेत वहाँ पर भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनको आप अपनी एनजीओ के साथ जोड़ रहे हैं, हाँ, हेल्प अस टू हेल्प द चाइल्ड। हाँ, यहाँ पे एक प्रयास करने की कोशिश है, बट अभी कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। अ, यहाँ पे अपने चैलेंजेज़ एक अलग हैं। हुँ, और हुँ। यहाँ पे एनजीओज़ वगैरह के साथ हम 1-2 विज़िट किया है मैंने, जहाँ पे देखा है, तो यहाँ की एक लोकल एनजीओ है, वहाँ लास्ट टाइम दिवाली में मैं यहीं था, तो एज़ यूजुअल हर साल मैं दिवाली बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करता था। तो यहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो सिचुएशन है, गाज़ियाबाद एनसीआर की तरह नहीं है कि वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं और वहाँ एज़ सच बड़ी नीड होती है। यहाँ जो भी चलता है, एक अलग तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू रन होता है, या हुँ, हुँ। जो एनजीओज़ हैं वो रन करते हैं।
तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली ऐसा कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो इट विल बी ब्लेसिंग्स फॉर मी। सो आई विल डेफ़िनेटली जॉइन। श्वेत, अब आप कब आ रहे हैं? जैसे आपने कहा दिवाली आती है तो आप आते हैं और अपने इस एक और परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिवाली पर आप आने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली प्लान्स हैं आने के लिए, क्योंकि लास्ट दिवाली भी मैं वहाँ नहीं था, तो इस दिवाली प्लान्स हैं कि ज़रूर आना है। और वो एक ऐसा एक अपनी एक ऐसी फैमिली सी बन गई है कि वहाँ जाना, मिलना और रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमेशा अपनापन-सा लगता है वहाँ पे, और बच्चों से मिलना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अगरतला से दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी थोड़ी-सी बहुत चैलेंजिंग मुश्किल है, है। जी, तो इसलिए सही। आना उतना आसान नहीं होता कि फ्रीक्वेंटली आ सकें। श्वेत, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बच्चों की आँखों को सपने दिए हैं, उनको जुगनू दिए हैं, उन्हें बताया है कि एजुकेशन वो माध्यम है जो दुनिया में जो चाहे आप हासिल कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो और एक अच्छे इंसान बन सकते हो। चूँकि वो आपसे पढ़ रहे हैं, श्वेत से पढ़ रहे हैं। श्वेत जो कि खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चे कहीं न कहीं आपको वो उदाहरण के रूप में भी देखते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि सब अ, आपको उस उदाहरण के रूप में देखें। श्वेत, अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाले कुछ लोग, हमको सुनने वाले कुछ लोग अगर आपकी कोई किसी तरीके की कोई मदद कर सकें, तो वो कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? अ, जो भी समर्पण के ऑडियंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अ, मतलब मेरा मानना ये होता है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, अगर आप छोटी-सी भी हेल्प कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से जुड़ के ही करें या किसी संगठन के साथ जुड़ के करें। बट हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, वी आर नॉट एज़ अ कंट्री लाइक यूएसए एंड रशिया, तो हमारे पास अलग से चैलेंजेज़ हैं। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप ज़रूर अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की तो ज़रूर करें। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट huscindia.org से जुड़ सकते हैं। फ़ेसबुक पे आप HUSC इंडिया से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम HUSC इंडिया के हैंडल से हैं। और बाकी किसी भी तरह से आपको जुड़ना हो तो आप अ, स संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो वेबसाइट पे आपको और ईमेल आईडी मिल जाएगी। बट ज़रूरी ये है कि मदद होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो और जिस माध्यम से भी हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच, श्वेता। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नमस्कार।